सबसे पहले 407 अपने आप में क्या हो रखा है, अलग अलग तरह के सबसेक्शन में डिवाइड हो रखा है। और हमने एक नियम बना रखा है। क्या नियम बना रखा है कि जब भी कोई ऐसा सेक्शन हमारे सामने आता है जो सेक्शन अपने आप में बहुत लेंथी है, तो हमें स्मार्टनेस के साथ क्या करना चाहिए, उसको अलग अलग तरह के टुकड़ों में डिवाइड करना चाहिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने का अप्रोच रहेगा, जो मेथड रहेगा, वो अपने आप में थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। कितने सबसेक्शन आ रहे हैं यहाँ पर देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 और ऑलमोस्ट 9 सबसेक्शन यहाँ पर आ रहे हैं। तो 407 के इन एस्पेक्ट को यहाँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो मेरी इस अप्रोच को अगर आप फॉलो कर सके ना, और अगर आप सहमत हैं, तो आप इसको हर जगह पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मतलब जहाँ कहीं पर भी आप बेरेट को पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें ये जानकारी रखना, ये तरीका सीखना कि लंबे सेक्शन को, लेंथी सेक्शन को, हमें बेरेट में जो परेशान करता है वो लेंथी सेक्शन करता है, छोटा छोटा सेक्शन कभी परेशान नहीं करता। आप संविधान के अंदर आर्टिकल 19 पढ़ोगे, आपको परेशान करेगा। आर्टिकल 21 पढ़ोगे, अपेरेंटली कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि संक्षिप्त में लिखा हुआ है, शॉर्टकट लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर्टिकल 15 या 16 पढ़ोगे, दिक्कत आएगी। तो उसका सीधा सरल तरीका है कि आप इस तरीके से उनको क्या कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए। विभाजित करने के बाद हमारा काम जो है काफ़ी हद तक जो है क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये छोटी सी टेबल बना रहा हूँ मैं, आपको भी बनानी है और सेक्शन 407 के साथ में लिखनी है। ठीक है, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, मैंने कोई सिलेबस की रेगुलरिटी से नहीं लिया है, और क्यों लिया है इसका कारण भी मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगा। ठीक, जब भी कोई ऐसा ढंग का जजमेंट आता है तो मन कर जाता है कि यार इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलिए सबसेक्शन 1 की बात करें। सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है कि whenever it is made to appear to the high court। अब आप देखोगे तो यहां पर आपको ABC 3 ग्राउंड दे रखे हैं, 3 ग्राउंड दे रखे हैं कि हाई कोर्ट 407 की पावर को क्यों इस्तेमाल करेगा। हाई कोर्ट जो है 407 की पावर को क्यों इस्तेमाल करेगा, ये बात हमें समझनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है। नंबर 1, फॉर फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी हैड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट। मतलब किसी कारण से उसमें रिजू और पक्षपात रहित ट्रायल नहीं हो पा रही है, यानी कि फेयर ट्रायल नहीं होना। ठीक, ये पहला ग्राउंड हो गया। दूसरा, क्वेश्चन ऑफ लॉ, विधि का कोई प्रश्न है जो अनयूजुअल डिफिकल्टी का है। अब हालांकि एक तरीका होता है सिविल लॉ में तो रेफर करने का, रेफरेंस करने का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अनयूजुअल कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ का आ गया है तो उसको क्या किया जा सकता है, रेफर किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद में सी ऑप्शन क्या है, दैट एन ऑर्डर इन दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड। इस कोड के अंदर कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो कहती है कि 407 में ये मामला हाई कोर्ट के पास जाएगा, और विल टेंड टू जनरल अनकन्वीनियंस ऑफ द पार्टी, या पार्टीज के लिए जनरल कन्वीनियंस हो जाए, साधारण सुविधाप्रद हो जाए, या फिर एंड ऑफ जस्टिस के लिए। तो इस तरीके से आपके सामने 3 ग्राउंड आ रहे हैं। बेसिकली सबसेक्शन 1 क्या दे रहा है, सबसेक्शन 1 वो ग्राउंड्स दे रहा है जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, जिसके आधार पर हाईकोर्ट अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 1, इसके अंदर ग्राउंड ए दे रखा है। नंबर 2, इसके अंदर ग्राउंड बी दे रखा है। और नंबर सी, 3 ग्राउंड दे रखे हैं। ठीक है, हालांकि जो सी वाला ग्राउंड है ना, ये अपने आप में एक ग्राउंड नहीं रहा है। सी वाला ग्राउंड अपने आप में 1 2 और 3 तरह के ग्राउंड लेकर बैठा है। सी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 ग्राउंड आ जाएंगे। कैसे आ रहे हैं 3 ग्राउंड, देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए ये बात लिख लेता हूँ। पहला तो क्या है, सी के अंदर पहला ग्राउंड है कि भाई सीआरपीसी अगर ऐसा एक्सप्रेसली प्रोवाइड करे तो। दूसरे में लिखा हुआ है पार्टीज की जनरल कन्वीनियंस हो तो। और तीसरा लिखा हुआ है एंड ऑफ जस्टिस। तो सी अपने आप में 3 ग्राउंड में डिवाइड हो गया। बी क्या था, बी था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है, विधि का प्रश्न है, फैक्ट का नहीं ध्यान रखना, जो कि क्या करता है, एक तरीके से अनयूजुअल डिफिकल्टी क्रिएट करता है, अनयूजुअल डिफिकल्टी क्रिएट है जो करता है। और ए ऑप्शन क्या था कि भाई जो फेयर ट्रायल है वो हो नहीं पा रही है, फेयर ट्रायल जो है वो हो नहीं पा रही है। तो ये इसके 3 ग्राउंड हो गए। परीक्षा का सवाल है आपके लिए, परीक्षा का क्या है, सवाल है। यहाँ पर क्या सवाल रहेगा इस मामले के अंदर कि भाई जो हाईकोर्ट है 407 की पावर कब इस्तेमाल करता है। ठीक, नंबर 1 यहाँ पर। ओके, जिन जिन के कमेंट्स आ रखे हैं थोड़ा सा सब्र रखिए, एक बार टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन इस बात चरण में वापस बातचीत जरूर करेंगे। हाँ जी, तो ये तो रहा हमारा सबसेक्शन 1। अब आ जाता है सेकंड सबसेक्शन पर। अच्छा, सबसेक्शन 1 के नीचे वाला ऑर्डर देख लीजिए।
दैट इट एनी ऑफेंस टू बी इंक्वायर्ड इनटू अ ट्रायड बाय एनी कोर्ट जो कि क्वालिफाइड नहीं है। कहाँ पे क्वालिफाइड नहीं है? जुरिस्डिक्शन वाले चैप्टर के अंदर। जुरिस्डिक्शन वाले चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 13। इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन सा पढ़ता है? 177 से लगाकर 189 तक। ठीक, तो यहां पर क्या दे रखा है कि ऐसा कोर्ट जो वहां पर क्वालिफाइड नहीं है, उस कोर्ट को मामले को क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए अदर सेंस के अंदर। ठीक, दूसरा, एनी पर्टिकुलर केस है या अपील है या क्लासेस ऑफ केसेस हैं या अपील्स हैं बी ट्रांसफर फ्रॉम अ क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू अथॉरिटी टू एनी अदर सच क्रिमिनल कोर्ट। मतलब एक क्रिमिनल कोर्ट से मामले को दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक, नाउ अब तीसरा जो पॉइंट आ रखा है यहाँ पर वो आ रखा है कि इसको सेशन को कमिट किया जा सकता है। अगर आप सेशन कोर्ट की ट्रायल के बारे में 193 वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि जहाँ पर सीआरपीसी एक्सप्रेस प्रोविजन करे, ये वो प्रावधान है जहाँ पर सीआरपीसी एक्सप्रेस प्रोविजन कर रही है कि इस मामले को सेशन को ट्रांसफर किया कमिट किया जाएगा, या एनी पर्टिकुलर केस और अपील जिसको वो खुद के सामने लेके आ जाए बिफोर इटसेल्फ। अब इन्हीं चीज़ों को हमने थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखा है, ये बातें यहाँ पर आ रही थी, ये 3 पॉइंट लिखे थे हम लोगों ने यहाँ पर। अब इस एक पॉइंट को इन्होंने 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है, लेकिन बात तो यही है। तो बेसिकली ट्रांसफर करने का जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपके इसी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, यानी कि सबसेक्शन 1 के अंदर ग्राउंड्स भी है और साथ साथ में सबसेक्शन 1 के अंदर ट्रांसफर ऑर्डर भी है। ठीक है, ट्रांसफर ऑर्डर भी जो है किसके अंदर आती है? सबसेक्शन 1 के अंदर आती है। ठीक, तो ये एस्पेक्ट रहा। अब दूसरा सबसेक्शन 1 में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक तो ग्राउंड कौन कौन से होंगे और ऑर्डर जो है वो किस तरीके से डील किया जाएगा। अब सबसेक्शन 2 पे आ जाओ, हाई कोर्ट ये कब करेगा? तो हाई कोर्ट को करने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है यहां पर। हाई कोर्ट व्हेन, इस पावर को कब इस्तेमाल करेगा? कब? व्हेन। तो यहां पर भी 3 चीजें आ जाएगी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला ऑप्शन तो इसमें क्या है कि जो लोअर कोर्ट है उसकी रिपोर्ट इस तरीके से आए। दूसरा ऑप्शन है यहां पर हमारे पास में कि जब एप्लीकेशन आ जाए, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास में जब हाई कोर्ट को खुद को लगे शियो मोटो, तब वो ऐसा कर सकता है। ठीक, किस आधार पर क्या करेगा? सबसेक्शन 1। कब करेगा? सबसेक्शन 2। एप्लीकेशन किसके द्वारा दी जाएगी? इंटरेस्टेड पार्टी के द्वारा, हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा। ओके, प्रोविजो क्या लिखा हुआ है कि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या 408 जहां पर अप्लाई हो रहा है वहां पर 407 पहले आ सकता है क्या? मेरा सवाल सुनिएगा, जहां पर 408 क्या था? सेशन जो है अपने डिवीजन के अंदर एक क्रिमिनल कोर्ट से मामले को दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, दैट इज 408। क्या अगर 408 अप्लाई हो रहा है तो क्या वहां पर पहले 407 आ सकता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, और ये जवाब देता है इसका प्रोविजो सबसेक्शन 2 का, जो कहता है कि अगर कोई मामला, अगर 2 क्रिमिनल कोर्ट जो एक ही सेशन डिवीजन के अंदर है तो वहां पर इंटर ट्रांसफर करना है तो पहले उसको एप्लीकेशन सेशन कोर्ट के सामने 408 में लगानी पड़ेगी, और वहां पे अगर सेशन कोर्ट रिजेक्ट कर देता है उस एप्लीकेशन को तो ही फिर क्या हो सकता है, वो जो है यहां पर 407 में आ सकता है। ये बात इस प्रोविजन के अंदर कही गई है। ठीक, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी, ये एप्लीकेशन जो है सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट टू 407 हो जाएगी। राइट, now let move ahead. Third, every application for an order under subsection 1 shall be made by motion which shall except जहां पे एप्लीकेंट कौन है? राज्य का महाधिवक्ता है, एफिडेविट या अफर्मेशन के द्वारा सपोर्टेड होनी चाहिए। राइट, तो यहां पर सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन सपोर्टेड होनी चाहिए, या आप संक्षिप्त में लिख लीजिए इसको, एप्लीकेशन विथ एफिडेविट, और ब्रैकेट में डाल देना मोशन। देखो मोशन क्या होता है? प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है, आपको क्या करना पड़ेगा? शुरुआत में परमिशन जो है लेनी पड़ेगी। 408 का रिजेक्शन होगा तो ही 407 अप्लाई हो जाएगा। नाउ चौथा सबसेक्शन क्या कह रहा है? अच्छा, यहां पर ये कंडीशन जो है एडवोकेट जनरल पे लागू नहीं होती है, इसको भी आप चाहें तो अपने नोट्स में समअप कर सकते हैं। चौथा सबसेक्शन, सच एप्लीकेशन इज मेड बाय एन एक्यूज पर्सन। अगर ये एप्लीकेशन अभियुक्त लगाता है, हाईकोर्ट मे डायरेक्ट हिम, देखो ध्यान रखना, मे डायरेक्ट, जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है,
अगर अभियुक्त एप्लीकेशन लगा रहा था, हाई कोर्ट उसको कह सकता है कि यार तुम्हें कंपेंसेशन पे करने का एक बॉन्ड भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड। तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 के अंदर? बॉन्ड फॉर कंपेंसेशन बाय एक्यूज। तो एक्यूज अगर ऐसा करेगा तो एक्यूज को क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड भरना पड़ेगा, बंद पत्र भरना पड़ेगा प्रतिकर के लिए। ठीक। अच्छा देखो, अगर एग्जामिनर का सिर घूम गया तो आपसे ऐसे सवाल भी पूछ सकता है कि जो बॉन्ड भरा जाएगा वो किस चीज के लिए होगा, क्योंकि बॉन्ड भी अलग अलग होते हैं ना। यहाँ पर कंपेंसेशन का बॉन्ड आ रहा है, बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस आ रहा है, बॉन्ड फॉर प्रेजेंस आ रहा है, मतलब कोर्ट के अंदर उपस्थित होने का बॉन्ड भी तो होता है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? कंपेंसेशन का बॉन्ड। इस बात को ध्यान रखना। कंपेंसेशन विच द हाई कोर्ट मे अवॉर्ड अंडर सब सेक्शन 7। कंपेंसेशन कैसा? जिसको वो सब सेक्शन 7 में अवॉर्ड कर सके। अब ये बात यहां पर हमें समझनी है कि सब सेक्शन 7 में ऐसा क्या है। मतलब यहां पर कंपेंसेशन का बॉन्ड क्या लिखा है? सब सेक्शन 7 के अंदर डाल दिया। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि इसका इससे कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में। 5वां, एवरी पर्सन एक्यूज पर्सन मेकिंग सच एप्लीकेंट शैल गिव टू द पीपी नोटिस इन राइटिंग ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि जो सबसेक्शन 5 आ रहा है वो क्या आ रहा है कि पीपी को नोटिस देना पड़ेगा। पीपी को नोटिस जो है देना पड़ेगा। अब यहां पे शायद पीपी क्यों आ रहा है, एपीपी क्यों नहीं आया? क्योंकि मामला जो कहीं न कहीं है वो सेशन वाला ही तो होगा। मामला जो है कहेंगे किस तरीके से होगा? सेशन वाला ही होगा। सबसेक्शन 6 अगर हम यहां पर देखें, सबसेक्शन 6 में क्या आ रहा है यहां पर कि इंटरिम स्टे दिया जाता है। जब इस एप्लीकेशन को सुन रहा है हाई कोर्ट कि भाई इस मामले को डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वहां पर वो क्या कर सकता है? इंटरिम स्टे जो है दे सकता है। इंटरिम स्टे जो है वहां पर क्या कर सकता है? दे सकता है। ठीक है, ओके। अब सबसेक्शन 7 पे आ जाओ। अच्छा, इंटरिम स्टे जो है वो 309 को प्रभावित नहीं करेगा, ये बात प्रोविजो में लिखी हुई है। इंटरिम स्टे जो है वो 309 को प्रभावित नहीं करेगा। 309 क्या है? स्थगन करना, एडजॉर्नमेंट करना। अगर आपको ध्यान में हो तो एक बात मैंने कहीं पहले भी कही है, वापस कह रहा हूं कि एक बार अगर आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हो और सेक्शन के अंदर कभी भी दूसरे सेक्शन का लिंक आता है तो आप इस बात को गांठ बांध लो कि आपको उस दूसरे वाले सेक्शन को जाकर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? दूसरा वाला सेक्शन भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है और साथ साथ जिस प्रेजेंट सेक्शन को आप पढ़ रहे हो ना, वो सेक्शन भी अपने आप में एकदम एक्सप्लेनेटरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं, जहां पर किसी एक सेक्शन के अंदर किसी दूसरे सेक्शन का जिक्र होता है। नाउ लेट मूव हेड। 309 को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि संक्षिप्त में यहां पर आपको बता देता हूं, 309 जो है एडजॉर्नमेंट करने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि वहां पर पब्लिक जो पुलिस कस्टडी होती है, जो रिमांड होती है, उसका भी जिक्र कर रखा है। आप शुरुआती 15 दिनों तक पुलिस कस्टडी दे सकते हो, ये 167 कहता है, लेकिन उसके बाद में भी पुलिस कस्टडी दी जा सकती है, वो 309 के तहत दी जा सकती है। ये भी अपने आप एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। चलिए, 7वां सबसेक्शन क्या कह रहा है कि अगर तुच्छ या तंग करने वाली एप्लीकेशन है, यानी कि क्या हो जाएगा यहां पर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रिवोलस एप्लीकेशन है। फ्रिवोलस का मतलब होता है एक तरीके से तुच्छ एप्लीकेशन, बिना कारण से कोर्ट को परेशान करने, कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए लगा रखी है। तो ऐसे मामलों के अंदर क्या लगाया जा सकता है? 1000 रुपए तक का दंड, जो पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। कितना? 1000 रुपीज का कंपेंसेशन जो है यहां पर दिया जा सकता है। कितना? 1000 रुपीज का कंपेंसेशन, ₹1000। अब इस बात को वापस यहां पर लेके जाता हूं मैं। जो बॉन्ड फॉर कंपेंसेशन भराया जाएगा उसमें क्या लिखा हुआ था? लास्ट लाइन के अंदर, सबसेक्शन 4 के अंदर, उसमें लिखा हुआ था फॉर द पेमेंट ऑफ एनी कंपेंसेशन विच द हाई कोर्ट मे अवॉर्ड अंडर सबसेक्शन 7। यानी कि अधिकतम जो बॉन्ड भरा जाएगा वो कितने का भरा जाएगा? 1000 का। अब आप इस बात को समझना कि हमसे सवाल अगर ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि 407 की एप्लीकेशन जब एक्यूज लगाता है तो हाई कोर्ट क्या उससे कंपेंसेशन का बॉन्ड भरवा सकता है? आंसर है यस, हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है। अगर भरवा सकता है तो कितने अमाउंट का? अगर हम यहां पर जाकर खाली सबसेक्शन 4 को पढ़ेंगे तो क्या सबसेक्शन 4 के अंदर आपको अमाउंट मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसेक्शन 4 ने जब जिक्र सबसेक्शन 7 पे किया तो यहां पर आपको मिलेगा अमाउंट, और वो कितना है? 1000 रुपए। मैक्सिमम 1000 रुपए का क्या करा सकता है? कंपेंसेशन दिया जा सकता है। तो अधिकतम 1000 रुपए का ही क्या होगा? ये बॉन्ड जो है वो भरा जा सकता है।
यानी कि बॉन्ड की राशि कितनी होगी, अधिकतम 1000 रुपये होगी। ये ऐसे सवाल आते हैं जो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, तो इनके लिए भी हमें क्या करना है, तैयार है जो रहना है। ठीक है, नाउ लेट मूव अहेड। अगला पॉइंट देखिए यहां पर 7 सेक्शन, अब 7 सबसेक्शन डील कर चुके हैं, अब 8वें सबसेक्शन की बारी। व्हेन द हाई कोर्ट ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 दैट अ केस बी ट्रांसफर फ्रॉम एनी क्रिमिनल कोर्ट फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ, अगर हाई कोर्ट ऐसा आदेश करता है, जैसे कि आप लोगों ने यहां पर देखा था, यहां पर क्या था, तीसरी कैटेगरी कौन सी थी, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अपने पास उस मामले को मंगवा सकता है। तो इससे जुड़ा हुआ सेक्शन है कौन सा, 4078। ठीक, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस डायग्राम के अंदर यहां पर मैं ये लिख सकता हूं क्या, कि क्रिमिनल कोर्ट से हाई कोर्ट ने मामला किसके पास मंगवा दिया है, खुद के पास मंगवा दिया है, उस समय क्या होगा, यही सिचुएशन है। बाकी सारी सिचुएशन तो यहां पर कवर्ड हो नहीं रही है। अब देखिए, तो यहां पर क्या होगा, इट शैल ऑब्जर्व इन सच ट्रायल द सेम प्रोसीजर, तो उस समय हाई कोर्ट वही प्रक्रिया को फॉलो करेगा विचारण की, विच द कोर्ट वुड हैव ऑब्जर्व इफ द केस हैड नॉट बीन सो ट्रांसफर, अगर केस जो है ट्रांसफर नहीं होता तो वो जो ओरिजिनल कोर्ट यानी कि ये वाला कोर्ट, ये कोर्ट जिस प्रक्रिया को डील कर रहा होता ना, उसी प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो यहां पर क्या है, इस कोर्ट की ट्रायल प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, नॉट 474, ना कि 474 की। यहां से मैंने आपसे वो सवाल पूछा था, जो सवाल शुरुआत के अंदर ABCD के फॉर्मेट में मैंने आपसे पूछा था, ये जो सवाल था कि इस तरह से हाई कोर्ट जो है कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करेगा, तो ये सवाल जो किससे पूछा गया था, 407 के क्लॉज 8 से पूछा गया था, और इस कारण मैंने कहा था कि इसका आंसर क्या है, डी है। ठीक है, यानी कि 407 के अंदर जो है हमें किस बात को समझना है, हमें वहां पर समझना है कि इसको 8वें क्लॉज को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, जो 8वां क्लॉज है उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है। हाँ जी, सर आपने 10 लिख दिया है, अच्छा सॉरी, करेक्ट कर लेना भाई, थैंक यू। ठीक है, 1000 रुपये होगा, ये कितना होगा, 1000 रुपये होगा। ना आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये 8वां पॉइंट जो है ये अपने आप में वर्थ ही इंपॉर्टेंट है, और आपको नहीं लगता कि आपको 474 में जाकर लिखना चाहिए कि रीड विथ 4078, हालांकि वहां पर दिया हुआ भी है, और 4078 के साथ में लिख लीजिए रीड विथ 474। जब आप इन दोनों सेक्शन को लिंक कर दोगे, और लिंक करना ही चाहिए, तो आपको इसका अंतर अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। अब लास्ट सबसेक्शन, इस टेबल का लास्ट सबसेक्शन क्या है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू अफेक्ट एनी ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 197, यानी कि ये जो है प्रभावित नहीं करेगा, नॉट अफेक्ट किसको प्रभावित नहीं करेगा, 197 के ऑर्डर को। और 197 का ऑर्डर क्या होता है, सैंक्शन ऑर्डर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सैंक्शन ऑर्डर। मतलब वहां पर क्या होता है, वहां पर ये होता है इस केस के अंदर कि अगर आप ऐसे मामलों के अंदर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हो, तो राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारी की आपको क्या लेनी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है। उसके बिना कोर्ट जो है आगे कॉग्निजेंस से प्रसंज्ञान नहीं ले सकता, ये बात यहां पर आती है। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, 407 का कर दिया भैया पोस्टमार्टम। ठीक है, जब हम कई बार शब्द इस्तेमाल करते हैं ना पोस्टमार्टम, तो ये होता है पोस्टमार्टम, मतलब अब 9 लाइनों के अंदर हमने 407 को कन्वर्ट कर दिया है, और इसमें 1-2 शब्द अगर और ऐड कर दिए जाए जहां जहां जरूरत हो, तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, एक जगह पर कंप्लीट हो जाता है, एक जगह क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो सबसेक्शन 8 वापस समझ लीजिए, सबसेक्शन 8 ही कहता था जब हाईकोर्ट अपने से, ये हाईकोर्ट है, ठीक है, हाईकोर्ट अपने से अधीनस्थ किसी कोर्ट से प्रक्रिया को ट्रांसफर करवाता है 407 के अंदर, तो उस केस में वो प्रोसेस कौन सी फॉलो करेगा, तो वो प्रोसेस फॉलो करेगा इस वाले की, इस क्रिमिनल कोर्ट की प्रक्रिया को फॉलो करेगा। ये बात सबसेक्शन 8 में लिखी गई है। ठीक, तो ये तो रहा हाई कोर्ट की प्रक्रिया, जो सबसे बड़ा सेक्शन था इस चैप्टर का, वो यहां पर कंप्लीट होता है। अब सुनिएगा अगली बात। अब हमारा सवाल जो था वो ये था कि सेशन कोर्ट इस मामले में कैसे डील करेगा। यहाँ पर मेरा जो दूसरा सवाल है उसके मैं वापस आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा था इसका आंसर हमारे पास अभी पेंडिंग है, और ये आंसर तब आ पाएगा जब हम शायद 408 को पढ़ें। ठीक, तो ये टेबल एक तो आपको बाकायदा बनानी चाहिए, राइट। इससे क्या होता है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से डील कर पाते हैं।
इस तरीके से अच्छे से क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये अप्रोच अपने आप में बहुत हेल्पफुल होती है।